हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इसी चैनल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल्स क्या होता है, सब सेल्स क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसके अलावा कितना इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिलिंग किया जाता है, या हम लोग देखेंगे N+L रूल क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन ए सेकेंड्स। मतलब हम लोग ट्रिक के सारे उसको देखेंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या एक्सेप्शंस वगैरह होता है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिक्स ध्यान रखिएगा, आपको ऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगा, फिजिकल में भी हेल्प करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले यानी कि टॉपिक होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम लोग थोड़ा सा 9-10 का भी जो कॉन्सेप्ट वगैरह होगा उस पर भी फोकस करेंगे। पहला हमारे पास होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए, जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था। जॉन डाल्टन साहब ने ये कहा था कि आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी मैटर आपको नज़र आ रहा है वो किस से बना हुआ है, वो बना हुआ है एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, या हम दूसरा डेफिनेशन ये कह सकते हैं, एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हम क्या बोलेंगे, एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अगर और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं इसका, तो हम ये भी कह सकते हैं, एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जीरो चार्ज कह सकते हैं। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग देखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। ये हमारा फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, या फिर सेल को दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, या ऑर्बिट। ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। ऐसे करके ये सेल बढ़ते जाता है। फर्स्ट सेल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे से, के से। सेकेंड वाले को एल से, थर्ड वाले को एम से, फोर्थ को एन, ऐसे करके ओ पी क्यू वगैरह बढ़ते जाता है। अब देखिए, न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो पी पॉजिटिव और एन जीरो। और सेल्स में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डायरेक्ट नहीं पाया जाता। सेल्स के अंदर पाया जाता है सब सेल। अब जो फर्स्ट वाला सेल है ना, उसमें पाया जाता है एस सब सेल, सेकेंड वाले में एस और पी दोनों पाया जाता है, थर्ड वाले में एस पी डी तीनों पाया जाता है, और फोर्थ वाले में एस पी डी एफ चारों पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब सेल। अब सब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसा होता है। जो लास्ट वाला, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एफ के अलावा जी बी होता है, एच बी होता है, आई बी होता है। यानी कि इन केस आगे जाकर के अगर हमारे पास नया ब्लॉक बनता है, जैसे अभी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, अगर इनके एलिमेंट्स बढ़ता है या उसके लिए ब्लॉक बनाया जाएगा, तो अगला ब्लॉक क्या होगा, एफ के बाद जी होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, उसके बाद एच होगा, ऐसे करके बढ़ते जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी भले 4 ही ब्लॉक है एस पी डी एफ सब सेल के अकॉर्डिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको आगे हाइपोथेटिकल भी बना सकता है, यानी कि एस से भी बना सकता है, आई से भी, जे से भी, के से भी, किसी से भी बना सकता है और आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
लास्ट वाला जो सेल होता है, ये वाला जो लास्ट सेल है, इसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस सेल। क्या नाम देते हैं? वैलेंस सेल। या फिर एक और नाम कहते हैं इसको आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। या एक और नाम कहते हैं अल्टीमेट सेल भी कहते हैं, अल्टीमेट सेल। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल क्या सेम होता है? तो नहीं सेम होता है। एस और पी ब्लॉक के लिए वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल सेम होता है, और डी और एफ ब्लॉक के लिए वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? अलग अलग होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, वो हम लोग कैसे आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ना, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके एक अंदर अगर आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट सेल। इसका नाम होता है पेन अल्टीमेट सेल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n-1 से। ध्यान दीजिएगा, किससे करते हैं? n-, मतलब इनर सेल में आ रहे हैं। पहले बाहर वाले सेल में था, अब क्या हुआ? अंदर वाले सेल में आ रहे हैं। और अंदर आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल, एंटी पेन अल्टीमेट सेल। या फिर प्री पेन अल्टीमेट भी कहते हैं, प्री पेन अल्टीमेट सेल। ध्यान दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n-2 से। फिर अंदर आएंगे तो n-3 हो जाएगा, और अंदर आएंगे तो n-4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसेल के बारे में, और कितना ऑर्बिटल होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैक्सिमम। आ जाइए, ये हमारे पास क्या है? सबसेल। ये हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल। और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड, ठीक है। मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है? एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। पी यहाँ पे मैं लिखूँगा, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये हमारे पास डी हो गया, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डब्बा जिसको कहते हैं। और ये हमारे पास एफ हो गया, एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, और ये हो गया एफ। एस के पास एक ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। और भरना कैसे? हंस रूल के अकॉर्डिंग, पहले सिंगल सिंगल भरिए, जब भर जाए तब उसको पेयरिंग करिए। तो आइए पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, 1, उसके बाद 2, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना भरिएगा? 6, क्योंकि एक में अगर 2 भरना है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो मैं भर के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब डी है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 में कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एफ में 7 होते हैं, तो 7 2 जा कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। मैं भर के बताता हूँ, पहले सिंगल सिंगल हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया, सेल्स क्या होता है, सब सेल क्या होता है, और ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एटम के अंदर क्या था हमारे पास? सेल था। सेल के अंदर क्या है हमारे पास? सब सेल है। सब सेल के अंदर क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के अंदर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। मैं इसको थोड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ आप लोग को। देखिए, नोट्स प्लीज़ अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। नोट्स जिसका जितना अच्छा केमिस्ट्री में रहता है उसको समझ में उतना ज़्यादा आता है, रिविजन में उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसी पैटर्न में आपको बनाना है, ताकि आपका नोट्स दिखने में भी अच्छा लगे। तो एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है? सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, और कितना इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। क्लियर है?
अब आ जाइए हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं। ठीक है, वो फिलिंग करते हैं हम लोग n+n रूल के अकॉर्डिंग, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, यानी कि सेल्स के अकॉर्डिंग। अब ये देखेंगे हम लोग हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सुनो सुनो पब्लिक, सुनो पब्लिक, सुनो दोबारा पब्लिक, सुनो दोबारा पब्लिक, सुनो फिर से दोबारा पब्लिक, सुनो फिर से दोबारा पब्लिक, सुनो। ठीक है, ये हमारा ट्रिक होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 1 से। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा 1s हो चुका है, तो अगला एस क्या होगा, 2s, अगला क्या होगा 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो मैं उसको फिलिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या हो गया, 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये वाला 6s, ये 7s, ये 8s। क्लियर है। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ भर दिया। अच्छा ऊपर भरिएगा, ठीक है, नीचे नहीं। कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, 1s² पढ़ने लगते, तो वो भी गलत है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, 1s² नहीं होता है। क्लियर है। चलिए 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, 8s2। क्लियर है। हमारा s खत्म हो गया। अब हमारा 2p है, अगला क्या होगा 3p, अगला p क्या होगा 4p, अगला p क्या होगा 5p, अगला 6p, अगला 7p। क्लियर है। p हमारा खत्म हो गया। p में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 6। तो आइए 6 भर देते हैं। ठीक है। अब देखिए p भी खत्म हो गया। अब d पे आइए, ये 3d, अगला d क्या होगा 4d, अगला d क्या होगा 5d, अगला 6d। अच्छा d में कितना भर सकते हैं, 10। तो यहाँ पे भी मैं 10 भर सकता हूँ, यहाँ पे भी 10 भर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 10 भरता हूँ, और यहाँ पे भी 10। डी भी खत्म हो गया। अब आ जाइए हमारे 4f में। 4f हो गया, तो अगला f क्या होगा 5f। f में कितना भर सकते हैं, 14। मैंने 14 यहाँ पे भर दिया। क्लियर है। हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। अब देखिए, अब हमको लिखना कैसे है। लिखना ऐसे है, जिगजैग पैटर्न में। जिगजैग पैटर्न क्या होता है, पहले आपको लेफ्ट से राइट चलना है। कैसे चलना है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, मैं एक बार जिगजैग पैटर्न थोड़ा सा बना देता हूँ। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे करके बढ़ते जाना है। ठीक है, ये पैटर्न होता है। अब देखिए, पहले लेफ्ट से राइट जाइए, फिर राइट से लेफ्ट आइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट आइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट आइए। मतलब कैसा, जिगजैग पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में टेढ़ा मेरा चलना है। ठीक है, ऐसे जैसे बता दो, 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे। क्लियर है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगा। मैंने जो ट्रिक बोला था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एस का मतलब क्या हुआ, सुनो। पी का मतलब पब्लिक, डी का मतलब दोबारा, और एफ का मतलब फिर से। क्लियर है ये चीज़ें। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आना लगेगा। आइए, पहला लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2। ठीक है। अच्छा 2s2 मैंने भर दिया। अब ध्यान से देखिए, हमको जैसे यहाँ से पता चल रहा था 1s2, 2s2। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने गलती करते हैं, क्योंकि मुझे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स भरना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह डिसाइड करते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही उसमें प्रोटॉन्स होगा। तो 3 है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा ना। तो यहाँ 1s2 में तो 2 भर दिया हूँ मैं। अगला इसमें कितना भरूंगा, 1 ही भरूंगा, 2 नहीं भरूंगा। कई बार क्या होता है, बच्चे भरते भरते 1s2, 2s2, 2p6 चलते जाता है, मतलब मैक्सिमम फिल करते जाता है, वो गलत हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कितना मुझे फिलिंग करना है उतना ही फिल करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2s2 नहीं लिखेंगे, 2s1 लिखेंगे। क्लियर है ये। चलिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2, 2s2। अच्छा कितना हो गया, 2 2 4। अगला 1 ही भरना है, क्योंकि 5 तक ही मुझे भरना है। तो 2p में भरेंगे कितना, 2p1। क्लियर है। अब देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है, 12।
भरिए 1s2 2s2 2p6। अच्छा मान लीजिए मुझे यहीं तक याद था, मैंने भूल गया, अब ट्रिक कैसे हेल्प करेगा आपको वो मैं बताता हूँ। देखिए एस से क्या होता है हमारे पास सुनो, तो ये हमारा सुनो, ये भी सुनो। उसके बाद क्या था पब्लिक, उसके बाद फिर से क्या था सुनो। अच्छा फिर से सुनो आया, सुनो में क्या होता है एस। अच्छा ध्यान दीजिएगा एस क्या होता है हमारे पास, पीछे 2s तक हो चुका है, तो अगला एस क्या होगा 3s, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3s। अच्छा एस में कितना भर सकते हैं मैक्सिमम 2, लेकिन देख लेंगे कि मुझे कितना ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12, मुझे 2 तक भरना है, तो मैं यहाँ पे 2 भर देता हूँ। क्लियर है। जैसे क्लोरीन का देखिए 17 होता है, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा मान लीजिए आगे मैंने भूल गया, फिर से कैसे याद करेंगे, देखिए सुनो सुनो पब्लिक सुनो पब्लिक सुनो, फिर से पब्लिक। अच्छा पी आया, पी पीछे कहाँ तक हुआ है 2p, ये कहाँ तक हुआ है 2p, तो अगला पी क्या होगा 3p। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3p लिख देता हूँ। अच्छा 3p में कितना भरेंगे काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 तो 12, 12 में 5 ऐड करेंगे, मतलब मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। अभी मुझे कितना भरना है 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स वगैरह, इसको समझने से पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि n+l रूल क्या होता है। n+l रूल ये क्या होता है, देखिए n होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और l क्या होता है हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो पीरियड नंबर होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसका लिए कुछ वैल्यू होता है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। 0 होता है एस के लिए, 1 होता है पी के लिए, 2 होता है डी के लिए, ऐसे करके बढ़ते जाता है। मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। 0 एस के लिए, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, ऐसे करके बढ़ते जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा n का जो वैल्यू होगा वो l से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या सब सेल को एग्जिस्ट करने के लिए। अगर n का और l का वैल्यू बराबर आ जाता है तो मतलब वो सब सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिए, जैसे 2d नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखिए 2 और d है, n का वैल्यू कितना हो गया 2, वही पीरियड नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। d का वैल्यू कितना लेंगे l में, यानी कि 2। अब देखिए n और l क्या हो गया बराबर आ गया, n = l आ गया, ये एक सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए n+l रूल सब, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग फीलिंग करते हैं। याद करिए, बहुत बार बच्चों को डाउट रहता है, आगे मैं एग्जाम्पल्स में कवर कर लेता हूँ। आइए मैग्नीशियम 25 होता है, लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मान लीजिए यहाँ तक मैंने लिखा, उसके आगे भूल गया, कैसे याद रखेंगे, सुनो सुनो पब्लिक सुनो पब्लिक सुनो, फिर से सुनो आया, सुनो में एस, एस देखिए पीछे कहाँ तक हुआ है, एस पीछे 3s तक हुआ है, तो अगला एस क्या होगा 4s। ऐसे आपको ध्यान रखना है, निमोनिक आपको ऐसे ही हेल्प करेगा। कितना भरेंगे 2। अच्छा काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब कितना भरना है मुझे 3d में, अगला क्या है दोबारा मतलब 3d में 5 भरना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर पहले 3d क्यों नहीं भरा थर्ड सेल में, मतलब फोर्थ सेल में भर गया एस, उसके बाद 3d भरा। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने अभी क्या बताया था, n+l रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ फीलिंग होता है। तो 4s का भी n+l निकालिए और 3d का भी निकालिए, जिसका वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पे देखता हूँ, 4s है ये और ये हमारे पास 3d है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 4, l का वैल्यू कितना होगा इसके लिए 0, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 3 और l का वैल्यू कितना होगा d के लिए 2। अब यहाँ पे देखिए n+l निकालिए, तो 4 + 0 कितना आ गया 4, और यहाँ पे n+l निकालिए कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया 5। किसका वैल्यू ज़्यादा है 3d का, इसीलिए वो बाद में भरा, 4s पहले भरा। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू कम है। जिसका एनर्जी कम होता है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल होता है तो उसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है। जिसका एनर्जी ज़्यादा तो अनस्टेबल होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी बाद में, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को खैर हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर है ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कहीं पे साइड में रख देता हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये हमारा हो गया मैग्नीज का। अगला क्या है, निकल। निकल का 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जहाँ पे भी रुक जाइए, जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, मतलब क्या, जहाँ पे भी आप फंस जाते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, वही निमोनिक याद रखिए, कैसे मैंने आगे देके बताया था, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d8, क्योंकि मुझे 28 तक बनना था। ब्रोमीन का 35 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अच्छा 3d10 तक कितना हुआ, मैं काउंट करता हूँ, 2 2 4 10 12 18 20 10 30, मुझे 5 भरना है। अच्छा ध्यान से देखिए, सुनो सुनो पब्लिक, सुनो पब्लिक, सुनो, दोबारा पब्लिक, पी आया, पी पीछे कहाँ हुआ है, देखिए 3p, अगला क्या होगा 4p, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको निमोनिक हेल्प करेगा। क्या होगा 4p में कितना बनना है 5, हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज़ और ध्यान देखिए, कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहता है, उसके बाद वाला यानी कि वैलेंसी लिखा रहता है। जैसे यहाँ तक देखिए, ये क्या होगा हमारे पास 2 2 4 2 6, मतलब 10 10 तो 12 6 18, 18 किसका होता है आर्गन का। तो यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4s2 3d10 और 4p5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी लिखने का एक तरीका होता है, कई बार बुक्स में लिखा रहता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मेरा काम तो बता देना, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने बताया नहीं। क्लियर है। चलिए रुबिडियम का कितना होता है 37, तो ये वाला तो यहीं तक लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अच्छा 6 भरा तो मैंने, रुबिडियम का 37 होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 35, सॉरी 37 होता है, तो 4p6 लिख दिया, कितने में 36 में चला गया। अगला क्या होगा, दोबारा पब्लिक सुनो, एस पीछे कहाँ तक हुआ था 4s, अगला क्या होगा 5s1। क्लियर है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है। इसी प्रकार से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस हमारा क्रोमियम और कॉपर को देखना है। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट। आ जाइए, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। देखिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास S1 P3 D5, F में जनरली नहीं देखा जाता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और फुल फील्ड क्या होता है, S2 मतलब पूरा भरा हो, और हाफ का मतलब आधा भरा हो, P6 D10 वगैरह हो। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे भी मतलब सिमेट्री आ जाता है एक प्रकार का, वो आप पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ जाता है CFSE का। CFSE का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो स्टेबल होगा, तो इसलिए होता है। खैर वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हाफ फील्ड होगा या फिर फुल फील्ड होगा तो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, आर मोर स्टेबल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो कहीं पे भी आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी के लिए तरफ जाएगा, तो वहीं पे एक्सेप्शंस आता है। क्यों, देखिए क्रोमियम का कितना होता है हमारे पास 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है 4s1 और 3d5 हो जाता है। अब देखिए 4s1 ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। 1 2 3 4, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स था, ये 4s है, ये 3d है, और यहाँ पे 1 2 3 4 था। अब ध्यान से देखिए 4s वाला तो स्टेबल है, लेकिन 3d वाला क्या स्टेबल है, नहीं है, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। या तो हाफ फील्ड होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको एक्साइट करवा देते हैं। एक्साइट करवा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो अब ये भी हाफ फील्ड में स्टेबल है और ये भी हाफ फील्ड में स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्साइट करवाते हैं। अच्छा क्या सर इधर से करवा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। मैंने अभी N+L रूल के अकॉर्डिंग बताया था 4s का एनर्जी कितना होता है और 3d का कितना होता है, तो लगभग बराबर ही होता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इसका कितना हुआ था हमारे पास, काम मैंने बताया था 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैंने अभी बताया था कहीं पे, यहाँ पे बताया था। इसका 4 और इसका कितना होता है 5। ठीक है, 4 और 5 होता है, तो देखिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है ना, इसीलिए बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये एक छत है और ये एक छत है, जैसे ये एक छत है और ये एक छत है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है, क्या ये बच्चा इस छत पे आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है।
और यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है, इसके बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो ये बच्चा देखते हैं खेलते खेलते दूसरे छत पे भी चला जाता है, ये बच्चा भी इस छत पे भी आ सकता है। तो यही चीज़ होता है। लेकिन एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं करवा पाएंगे, लेकिन अगर एनर्जी गैप कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा देंगे। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। और आपको पता है दुनिया में हर कोई चीज़ स्टेबल होना चाहता है, चाहे हम हो, आप हो, एलिमेंट्स हो, एटम्स हो, सब कुछ स्टेबल होना चाहता है। क्लियर है? कॉपर का उसी प्रकार से 29 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। होता क्या है 4s1, 3d10। ऐसा क्यों? 4s1 में भी स्टेबल है हाफ फील्ड में, और 3d10 में मतलब फुल फील्ड में भी स्टेबल है। पहले स्टेबल ये नहीं था। तो स्टेबिलिटी के लिए ये 2 एक्सेप्शंस होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। क्या सर यही 2 एक्सेप्शंस होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो नहीं। देखिए डी और एफ ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इरेगुलर पैटर्न पे फॉलो होता है। मतलब क्या, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। तो अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो बेसिक्स में अभी आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लीज़ आप 30 तक एटॉमिक नंबर जरूर याद करके रखिएगा एलिमेंट्स के साथ, ठीक है? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। बाकी जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपका बेस बनते जाएगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।